हेलो गाइज, आप लोग तो पढ़ाई बहुत अच्छे से करते होंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास में ही आ गया। चलिए चैप्टर नंबर 6 पढ़ते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं। और गाइज मेरा एक नया चैनल है जो है तो आपका NCERT साइंस लर्निंग के नाम से, आप लोग उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। और जो भी आपकी क्वेरी हो आप लोग हमें कमेंट में कमेंट किया करिए, और जो भी पढ़ाना हो उसे भी आप बोल सकते हैं कि मैडम ये चीज़ बता दीजिए आप। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो क्या है, उससे हमें ये रहता है कि हाँ आप लोगों को ये चीज़ बताना है, नहीं तो हम अपने हिसाब से पढ़ते हैं और अपने हिसाब से आप लोगों को बताते हैं गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि हम लोग जो है तो किसी भी कार्य को करने के लिए किस प्रकार से नियंत्रण करते हैं, उसको समन्वय बनाए रखते हैं। तो अपने देखिए, जैसे अब इसमें बताया गया कि अपना जो माइंड है, अपना दिमाग जो है तो वो जो है तो हमें क्या करता है, नर्व जो है तो संदेश को तुरंत माइंड को देती है और माइंड जो है तो हमें बताती है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना काम करते हैं। पिछले अध्याय में हमने सजीवों में अनुरक्षण रख रखाव कार्य में संलग्न जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस जो पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे उसमें बोला के बारे में पढ़ा था। हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। अपन पढ़े थे ना लाइफ प्रोसेस में कि जो अगर कोई वस्तु गतिशील है तो सजीव है, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता है। पादपों में इस तरह की कुछ गतियाँ वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है, और हम देख सकते हैं कि नवोद्भिद कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा को एक ओर धकेल कर बाहर आ जाता है। आप लोग बीज जैसे बोते हैं उसमें देखिए किस प्रकार से अंकुरण आता है, मिट्टी को हटाता है और बाहर निकल आता है। इस प्रकार जैसे अपन ये बोते हैं, कूला उला बोते हैं गाइज, आप लोग पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते। जैसे ये आप खीरा बोते हैं, लौकी बोते हैं, इनमें जो तो देखेंगे लौकी के पेड़ में तो मैं देखी हूँ कि इस प्रकार से निकल आता है मिट्टी को धकेल कर। तो क्या होता है, लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई, बाहर आ जाता है, लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई होती तो ये गतियां नहीं होती। अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पादपों में होने वाली कुछ गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं हैं। एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस आदि ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती हैं। मतलब इनमें जो है तो ये जो क्रिया करते हैं ये हो वृद्धि के कारण नहीं है, किसमें वृद्धि हो रही है इसलिए जो है तो ये क्रिया कर रहे हैं, कि जुगाली कर रहे हैं, खेल रहे हैं बच्चे, गति है। दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं। बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि इसने एक चूहा देखा था। केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा किए गए एक ऐसे प्रयास के रूप में भी सोचते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हो। सूर्य के प्रकाश में पौधे क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसका पाचन भली भांति हो सके। जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर फोकस की जाती है या जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है। यानी कि ऐसा नहीं लगता कि हाँ बहुत तेज प्रकाश आ रहा था, अपन आँख थोड़ा सा इसे झपवा लेंगे, थोड़ा थोड़ा खोल के रखेंगे, जिससे क्या है कि अपने आँख में ज़्यादा प्रकाश ना पड़े। इसी प्रकार से जैसे गर्म लगता है तो तुरंत बर्तन से हाथ दूर हटा लेते हैं और इस अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियां सावधानी से नियंत्रित की जाती हैं। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया में एक समुचित गति उत्पन्न होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। अतः इस तरह की नियंत्रित गति को पर्यावरण में भिन्न घटनाओं के अभिज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करे। दूसरे शब्दों में सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर संगठन के सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि विशिष्टीकृत ऊतक का उपयोग इन नियंत्रण तथा समन्वय क्रियाकलापों में किया जाता है। फिर देखिए जंतु तंत्रिका 6.1 है, जंतु तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से कार्य करते हैं। जंतुओं में यह नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसके विषय में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। अभी पिछले ही मतलब चैप्टर में अपन टिश्यू के बारे में पढ़े हैं।
आकस्मिक जो है तो परिस्थिति में गर्म कर पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें इसे पहचानने की तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया की आवश्यकता है। हम कैसे पता लगाएं कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं? हमारे पर्यावरण में सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्रायः हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा आदि। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राण ग्राही गंध का पता लगाते हैं। यानी कि स्वाद का जो पता लगाते हैं तो कौन कौन? आंतरिक कर्ण है, नाक है, जिह्वा है, जिसमें स्वाद का किससे पता चलता है? जिह्वा से। और जो घ्राण ग्राही है इस किससे? गंध का पता चलता है आपका नोज से। यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। द्रुमाकृतिक जो नर्वस सिस्टम में पाया जाता है उसे बोल रहा है। और 6.1 और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। जो अपने नर्वस सिस्टम है उसमें क्या होता है? एक रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा होता है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिकाएं यानी कि अपनी जो सेल बॉडी, जो तंत्रिका की सेल बॉडी है, कोशिकाएं तक जाता है जो द्रुमिका रहती हैं, जो डेंड्राइट्स रहती हैं। और यह तंत्रिकाक्ष जो नर्वस सिस्टम के देखेंगे कि बीच में ऐसे सिनेप्स होता है, फिर उसमें क्या होती है? तंत्रिकाक्ष होती है। एक तंत्रिकाक्ष या एक्सान में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सान के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। ये देखिए, ये अपनी क्या है? ये देखिए क्या बोल रहा है? ये तो देखिए ये क्या है? कोशिका का, यानी कि इसकी जो है तो क्या है? सेल बॉडी है। और इसमें द्रुमिका ये जो है तो क्या है? ये जो डेंड्राइट्स हैं ये क्या है? द्रुमिका है। ये केंद्रक है, इसका जो है तो न्यूक्लियस है आपका। ये तंत्रिकाक्ष जो है तो आपका तंत्रिकाक्ष है, जहाँ से क्या है? ये विद्युत का संचार हो रहा है, रासायनिक विद्युत का। ये अंतिम सिरा है जहाँ डेंड्राइट्स में आते हैं और फिर जो है तो फिर अगले तंत्रिका तंत्र को देते हैं। इस प्रकार यह प्रोसेस इसमें चलती रहती है। तंत्रिका पेशीय संधि। फिर क्या है इसमें? द्रुमिका इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। अंततः इसी तरह का एक अंतर्ग्रंथन सिनेप्स ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाते हैं। मतलब ये जो है तो एक दूसरे को संदेश देते हुए और कहाँ ले जाते हैं? पेशी कोशिका के पास ले जाते हैं। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। तंत्रिका ऊतक जो है तो क्या है? एक संगठित जाल होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत करता है। मतलब ये जो इसमें जो सूचना का है तो क्या करता है? संवहन करता है विद्युत आवेग के द्वारा। मतलब जल्दी से जल्दी पूरे बॉडी को से जो है तो जानकारी को ले जाके माइंड को देता है। फिर चित्र 6.1 में देखिए, ये देखिए 6.1 तंत्रिका कोशिका का चित्र और तंत्रिका पेशीय संधि। इस प्रकार इसमें क्या है? ये देखिए तंत्रिका पेशीय संधि है। इस यहाँ पर क्या है? तंत्रिकाक्ष है, यहाँ पर पेशी फाइबर है, ये क्या है? कोशिका है आपकी। किस प्रकार मांसपेशियों में ये देखिए ये बताया गया है कि मांसपेशियों में किस प्रकार से तंत्रिका रहती है जो सूचनाओं को तुरंत ले जाके मांसपेशियों को देती है, सूचना पहुँचाती है। और इसमें ये क्या है? ये देखिए इस प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रिया है। 6.1 को देखिए तथा इसमें तंत्रिका कोशिका के भागों को पहचानिए। फर्स्ट पॉइंट है जहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं, जहाँ से सूचना उत्पन्न होती है तो अपन ऊपर पढ़े अवे की डेंड्राइट्स से होती हैं। सेकंड है जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं, जो आपकी तंत्रिकाक्ष होती है उससे क्या होती है? यात्रा करती है। तीसरा पॉइंट क्या है? जहाँ इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे यह आगे संचरित होती है, जो लास्ट पॉइंट में जाता है, फिर वहाँ से फिर दूसरे न्यूरॉन को देता है, फिर तीसरे न्यूरॉन को। इस प्रकार से करके पूरे बॉडी में क्या होती है? इसके न्यूरॉन के जाल बनी होती है और इस जाल से जो है तो क्या है? पूरे बॉडी से तुरंत इन्फॉर्मेशन को लेता है और बताता है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है। क्रियाकलाप 6.1 में देखिए, कुछ चीनी अपने मुंह में रखिए, इसका स्वाद कैसा है?
तो देखिए इसका जो है तो स्वाद कैसा, स्वाद जिह्वा से आती है, इसलिए जो है तो इसका जैसा रहेगा वैसा ही समझ में आएगा। अपनी नाक को अंगूठा तथा तर्जनी उंगली में दबाकर बंद कर लीजिए। अब फिर से चीनी को खाइए और इसके स्वाद में क्या कोई अंतर है? तो बिल्कुल कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि उसका जिह्वा से मतलब है, ना कि नाक से। उसके खुशबू तो लेना नहीं है कि उसके घ्राण जो है तो काम करे, घ्राण शक्ति। खाना खाते समय उसी तरह की अपनी नाक बंद कर लीजिए तथा ध्यान दीजिए कि जिस भोजन को आप खा रहे हैं, क्या आप उस खाने का पूरा स्वाद ले रहे हैं? तो खाने का तो स्वाद मिलेगा, बस उसमें क्या नहीं होगी, जो सुगंध होगी वो नहीं पता चलेगी, क्योंकि घ्राण शक्ति जो है तो वो बंद किए रहेंगे तो कार्य नहीं करेगी। जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी तथा भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं? यदि हाँ, तो आप सोचते होंगे कि यह क्यों होता है। इस तरह के अंतर जानने के लिए और उनके संभावित हल खोजने के लिए पढ़िए तथा चर्चा करिए। जब आपको जुकाम हो जाता है तब भी क्या आप इसी तरह की स्थिति का सामना करते हैं? जब जुकाम हो जाता है तो अपने को ना खुशबू पता चलती है, ना ही स्वाद। स्वाद तो पता चलता है गाइस, लेकिन खुशबू नहीं पता चलती है सर्दी जुकाम में। 6.11 में प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है? जो प्रतिवर्ती होती है उसमें क्रिया में क्या होता है, किस प्रकार से प्रतिवर्ती होती है? पर्यावरण में किसी घटना के अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं तो बहुधा प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं, मैं प्रतिवर्त स्वरूप बस से कूद गया, या मैंने प्रतिवर्त स्वरूप आग की लौ से अपना हाथ पीछे खींच लिया, या मैं इतना भूखा था कि प्रतिवर्त स्वरूप मेरे मुंह में पानी आने लगा। इसका क्या अभिप्राय है? इन सभी उदाहरणों में एक सामान्य विचार आता है कि जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते हैं या अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते हैं। फिर भी ये वे स्थितियां हैं जहां हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति क्या करते हैं? अनुक्रिया कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में नियंत्रण व समन्वय कैसे प्राप्त किया जाता है, इस पर फिर से विचार करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं कि आग की लपट को छूना हमारे अथवा किसी भी जंतु के लिए एक दुराग्रही तथा खतरनाक स्थिति है, क्योंकि आग में हाथ डालेंगे गाइस तो जल जाएंगे, इसलिए क्या है, ये खतरनाक है। हम इसके प्रति कैसे अनुक्रिया करते हैं, मतलब किस प्रकार से अनुक्रिया करते हैं? मतलब जैसे गर्म लगेगा वैसे तुरंत अपन हाथ हटा लेते हैं, उसके लिए क्या है, ये अनुक्रिया है। एक सरल विधि है कि हम विचार करें कि हमें आघात पहुंच सकता है, यानी कि हमें कोई ना कोई चोट पहुंच सकती है अगर आग में हाथ डालेंगे, और इसलिए हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए। तब एक आवश्यक प्रश्न आता है कि यह सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगता है? उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। यदि तंत्रिका आवेग को उस ओर भेजा जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तब इसी प्रकार के आवेग उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक है, यानी कि मस्तिष्क अपना जो है तो क्या करेगा, चिंतन करेगा। विचार करना एक जटिल क्रिया है, अतः यह बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका आवेग की जटिल अन्योन्य क्रियाओं से जुड़ने के लिए बाध्य हैं। यदि यह वस्तु स्थिति है तो कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक जटिल रूप में व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने हैं। यह खोपड़ी में अग्र सिरे पर स्थित हैं तथा शरीर के सभी हिस्सों से संकेत प्राप्त करते हैं तथा उन पर अनुक्रिया से पहले विचार करते हैं। निस्संदेह ये संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होना चाहिए। इसी तरह यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने का आदेश देता है तो तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। जो तंत्रिकाएं होती हैं संकेतों को क्या करती हैं, तुरंत पूरे भाग में पहुंचा देती हैं। हम किसी गर्म वस्तु को छुएं और हमें यह सब करना पड़े तो इससे काफ़ी समय लगेगा कि हम जलन महसूस कर सकते हैं। मतलब अगर अपने को खुद से करना पड़े तो बहुत टाइम लग जाएगा, जब तक क्या है अपने बॉडी को नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो नर्वस सिस्टम है अपना तो इतना फास्ट काम करता है कि उसको सेकंडों नहीं लगता, तुरंत वो हमें जो है तो मस्तिष्क को संदेश दे देता है। शरीर की डिजाइन इस तरह इस समस्या का हल करती है। ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि जो तंत्रिकाएं ऊष्मा का पता लगाती हैं उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए
जो पेशियों को गति कराती हैं, जो कि पेशी के ऊपर देखें ना अभी डायग्राम में किस प्रकार से नर्वस सिस्टम फैली रहती है और अपने पेशियों को तुरंत बताती हैं। तो जो ये प्रक्रम आगम संकेतों को पता लगाने तथा तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करता है, वह अति शीघ्र पूरा हो जाता है। आमतौर पर इस तरह के संबंधन को प्रतिवर्ती चाप चित्र 6.2 कहते हैं। देखेंगे अभी चित्र में। इस प्रकार के प्रतिवर्ती चाप को संबंधन आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका के मध्य कहाँ होना चाहिए। सबसे उपयुक्त स्थान शायद वही बिंदु होगा जहाँ सबसे पहले वे एक दूसरे से मिलते हैं। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती है। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं, यद्यपि आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक भी जाती हैं। अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क में सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प है या अनुपस्थित होता है। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। अब ये देखिए किस प्रकार से, ये देखिए तंत्रिका ये संवेदी तंत्रिका कोशिका है, ग्राही उष्मा दर्द या त्वचा में ग्राही। ये क्या है, इस तरह कार्यकर भुजा में पेशी है। इस प्रकार से दिखाया गया कि किस प्रकार से अपना जो है हाथ है, यहाँ से गर्म, इसमें से भाप निकल रही है और इसमें जो है तो पानी बलक रहा है और इसमें जो है तो हाथ लगाए हुए थे, यहाँ से गर्म हो रहा है। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पर संवेदी तंत्रिका कोशिका है जो कि तुरंत जो है तो क्या करेगी, मस्तिष्क को आदेश देगी कि यहाँ पर पेशी को अपने बता रही है, मस्तिष्क से तुरंत संदेश आता है। ये जो है मस्तिष्क को देखिए, मस्तिष्क अपने को बताता है कि यहाँ पर जो है तो गर्म है। प्रेरक तंत्रिका कोशिका है, अति प्रसार तंत्रिका कोशिका है, तुरंत बताती है। ये क्या है, मेरुरज्जु है। ये जो मेरुरज्जु होता है मस्तिष्क के लिए संदेश है, मस्तिष्क को संदेश देता है कि भाई यहाँ से जल्दी हाथ हटाओ, यहाँ पर क्या है, गर्म है। क्या आप उन घटनाओं के क्रम को खोज सकते हैं जो आपकी आंखों में तेज प्रकाश फोकस करने पर होती हैं, यानी कि आंखों में जो प्रकाश पड़ती है उसे कौन कंट्रोल करता है, उसके बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं। बोल रहा है 6.12 मानव मस्तिष्क। क्या मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है? क्या मेरुरज्जु का काम क्या यही है कि सिर्फ प्रतिवर्ती करेगा, हमें बताएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम होती है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाले प्राणी हैं। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती हैं। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिक संबंधन होते हैं। ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। चित्र 6.3 ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इसका समाकलन करते हैं। हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं। लिखना, बात करना, एक कुर्सी घुमाना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना इत्यादि ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं जो आगे क्या करना है ये निर्णय पर आधारित है। अतः मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं। यह दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करती है। यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये क्या करती है, परिधीय तंत्रिका तंत्र को सुगमता यानी कि पूरे बॉडी को क्या करती है, जल्दी से बताती है। जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। आपकी जो ये केंद्रीय तंत्रिका है किस किस से बना होता है, आपके ये कपाल तंत्रिकाओं से तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। इस प्रकार मस्तिष्क हम सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। जैसे आपको संभावना होगी, यह एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो विभिन्न आगत एवं निर्गत सूचनाओं को समाकलित करने के लिए उत्तरदायी है, पूरा किया जाता है। मस्तिष्क में इस तरह के 3 मुख्य भाग या क्षेत्र होते हैं जिनके नाम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क होते हैं। मतलब इस मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, मुख्य रूप से 3 रूप से होते हैं। अग्र मस्तिष्क जो है आपका मध्य मस्तिष्क है और पश्च मस्तिष्क है। ये देखिए इसमें जो है तो
अग्र मस्तिष्क है, ये जो है तो आगे है। देखिए ये क्या है, प्रमस्तिष्क है सेंटर में, यहाँ क्या है, कपाल है, खोपड़ी है, और ये सेंटर में देखिए क्या है, मध्य मस्तिष्क है, और आपका ये पश्चिम मस्तिष्क है। पश्चिम मस्तिष्क में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, आपका ये पॉन्स दिया हुआ है, मेडुला दिया हुआ है, अनुमस्तिष्क दिया हुआ है, मेरुरज्जु दिया हुआ है। ये क्या है, मध्य मस्तिष्क है। ये क्या है, हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस के नीचे ही ये देखिए छोटी सी ये ग्रंथि है, इसे क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि है। ये क्या है, मस्तिष्क की संरचना है। इसके बारे में गाइस हम थोड़ा डिटेल में बता के कि किसका क्या कार्य है, इसको जो है तो शॉर्ट्स में डाल दूंगी, तो आप लोगों को क्या है, किसी डायग्राम को समझने में भी आसान हो जाएगा। लेकिन आपको तो इतना ही, जितना इसमें दिया है इसके बारे में इतना ही जानकारी, बाकी यह है जैसे हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है, पीयूष ग्रंथि का क्या है, पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क, इनके बारे में सबके बारे में बता दूंगी। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग जो है तो अग्र मस्तिष्क है, जो आपका फोर ब्रेन है। इसका क्या कार्य होता है, ये सोचने का कार्य करता है। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है। इसमें साहचर्य के क्षेत्र पृथक होते हैं, जहाँ इन संवेदी सूचनाओं, अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। इस सब पर आधारित एक निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया तथा सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाए, यानी कि जो प्रेरक क्षेत्र तक है इसे किस प्रकार से पहुंचाया जाए। जो ऐच्छिक पेशी की गति को, जैसे हमारी टांग की पेशियां नियंत्रित करती हैं। ऐच्छिक पेशी की गति को कौन नियंत्रित करता है, हमारी टांग की पेशियां नियंत्रित करती हैं। हालांकि प्रकृति में कुछ संवेदन देखने और सुनने के अधिक जटिल हैं। जैसे हमें कैसे पता लगता है कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, हमारा पेट पूरा भरा है, यह जानने के लिए एक भूख से संबंधित केंद्र है, जो अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग है। मतलब जो अग्र मस्तिष्क है इसमें से अपने को पता चलता है, बताता है कि भाई पेट भर गया, अब खाना बंद करो। मानव मस्तिष्क के नामांकित चित्र का अध्ययन कीजिए। हम देख चुके हैं कि विभिन्न भागों के विशिष्ट कार्य हैं। अपने अध्यापक से परामर्श करके प्रत्येक भाग के कार्य का पता लगाइए। आइए प्रतिवर्त शब्द का दूसरा उपयोग भी देखते हैं। जैसे कि हमने प्रारंभ में चर्चा की थी कि जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं तो अनायास ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हृदय स्पंदन के बारे में हम ना भी सोचें तब भी यह होगा। वास्तव में इनके बारे में सोचकर, यह चाहकर भी आसानी से हम इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। क्या हमें सांस लेने के लिए या भोजन पचाने के लिए सोचना या याद करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। अगर हमें सांस लेने के लिए सोचना पड़े और भोजन पचाने के लिए सोचना पड़े तब तो फिर ये प्रोसेस ही बंद हो जाएगी, क्योंकि अपने को यह तो ध्यान ही नहीं आएगा कि भाई सांस भी लेना है। अतः सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाना के मध्य एक और पेशी गति का सेट है जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। इन अनैच्छिक क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क से जो कार्य होते हैं ये किस में आती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। जैसे रक्तदाब, लार का आना तथा वमन पश्चिम मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। यानी कि मेडुला द्वारा क्या क्या नियंत्रित होता है गाइस, इन्हें छोटे छोटे नोट्स अपना बनाते रहिएगा कि पश्चिम मस्तिष्क का क्या कार्य है। तो रक्तदाब के लिए जो कंट्रोल करता है उसके लिए लार का आना है, वमन है, ये किससे जुड़ा हुआ है, मेडुला से मेडुला नियंत्रित करता है, पश्चिम मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। कुछ क्रियाओं जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए। ये पश्चिम मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा भी ही संभव है, जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। कल्पना कीजिए कि यदि हम इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं और ये सभी घटनाएं काम करना बंद कर दें तो क्या होगा।
6.1.3 ये ऊतक रक्षित कैसे होते हैं। अब ऊतक कैसे रक्षित होते हैं, देखिए मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक हैं कि सावधानी पूर्वक रक्षा भी होनी चाहिए। इसके लिए शरीर की विकल्पना इस प्रकार की है कि मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अव्यवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य के नीचे ले जाएं तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। यह कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी है जो मेरुरज्जु की क्या करती है, रक्षा करती है। तंत्रिका ऊतक, जब तक अब तक हम तंत्रिका ऊतक की चर्चा कर रहे थे कि यह कैसे सूचना एकत्र करता, मतलब जो सूचना है, इंफॉर्मेशन को उसे किस प्रकार से एकत्रित करता है और इन्हें शरीर में भेजता है। शरीर में किस प्रकार से भेजता है, सूचनाओं को संसाधित करता है, यानी पूरे जो सूचना का प्रसार कर रहा है, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है और पेशियों तक क्रिया के लिए निर्णय को संवाहित करता है। दूसरे शब्दों में, जब क्रिया या गति संपन्न होती है, पेशी ऊतक अंतिम काम करेंगे। जंतु पेशी कैसे गति करती है, जब तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है तो पेशी को गति करनी चाहिए। यानी तंत्रिका आवेग कहाँ तक पहुंचती है, जब पेशी में जिस प्रकार से सूचना देती है उसके बाद तुरंत पेशी क्या करती है, गति करती है। एक पेशी कोशिका कैसे गति करती है। कोशिकीय स्तर पर गति के लिए सबसे सरल धारणा है कि पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदल कर गति करती हैं। अतः आगामी प्रश्न है कि पेशी कोशिकाएं आकृति कैसे बदलती हैं, फिर अपनी आकृति कैसे बदलती हैं। इनका उत्तर कोशिकीय अवयव के रसायन में निहित है। पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती हैं जो उनकी आकृति तथा व्यवस्था दोनों को ही बदल देती हैं। कोशिका में यह तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। जब यह घटना होती है तो इन प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशी की नई आकृति देती हैं। स्मरण कीजिए, जब हमने कक्षा 9 में पेशी ऊतक की चर्चा की थी तब भिन्न प्रकार की पेशियों, ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां और रेखित पेशियों के बारे में अपन लोग क्या है पढ़े थे। अब तक हमने जो चर्चा की है इसके आधार पर आपके विचार में इनमें क्या अंतर हो सकता है। ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां अभी अपन पढ़े थे क्लास 9th में। इसके बाद गाइज ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको बाद में कराऊंगी। क्लास 26 मिनट की हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। गाइज आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है, आप लोग हमारी क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। जैसे वीडियो को अपलोड करूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोगों की क्वेरी जो हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं गाइज, जो भी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए। और मेरा एक नया चैनल है जो NCERT साइंस लर्निंग के नाम से है, आप लोग उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।